हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे चले आप सभी की लाइफ और पढ़ाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफाइनिंग के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड सेकंड हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, कच्ची धातु है ना। और अभी हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, रिफाइन करना अपने मेटल को। रिफाइनिंग क्या होती है? It is the process which is used to get pure metal from impure metal। इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकालने के लिए जिस प्रोसेस का आप यूज करते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। सिंपल समझाता हूं। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल आता है, जो यूएई से दुबई से जो आता है वो क्रूड ऑयल आता है, ठीक है, सॉरी। तो उसको रिफाइनरी में, वो रिलायंस वालों की रिफाइनरी है ना, पानीपत में भी रिफाइनरी है, रिफाइन किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है। तो ऐसे ही इम्प्योर मेटल को भी रिफाइन किया जाता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं एंड बहुत सारे मेथड्स डिपेंड करते हैं। वेरियस मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, अभी आप देखोगे बहुत सारे मेथड्स हैं, आर यूज्ड, डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटी। सब कुछ डिपेंड करता है मेटल और इम्प्योरिटी की नेचर पे, कि वो किस नेचर की है, किसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल रहेगा। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन, या आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। दूसरी बात करें लिक्वेशन, दूसरी होती है लिक्वेशन। तीसरी होती है जोन रिफाइनिंग, नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास हो सकती है वेपर फेस रिफाइनिंग, वेपर फेस रिफाइनिंग। इनके फर्दर टाइप्स होते हैं मोन प्रोसेस एंड वैन अर्कल मेथड। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास होती है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इनको सीरियल वाइज पढ़ेंगे, बट अभी छोटी सी निपटा देते हैं ये दोनों, इन दोनों को निपटा देते हैं और फिर सीरियल वाइज इनको स्टार्ट करते हैं। सीरियल वाइज मतलब आगे पीछे भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फिर जोन, फिर वेपर फेस। डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन यूज कहां पे होती है? यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल। वोलेटाइल समझते हैं ना, वोलेटाइल वर्ड का मीनिंग मैंने कई बार बता दिया। बहुत ही चंचल मेटल जो होती हैं, मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये जनरली मतलब ऐसा सॉलिड होते हैं लिक्विड जैसी फॉर्म, इवन मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। तो मतलब डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस तरह कुछ डायग्राम होता है। एंड हम क्या करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं। एक रिटोर्ट बिकर होता है, रिटोर्ट बिकर, अंगीठे के ऊपर उसको रख दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसमें आप मेटल लोगे, मेटल है, इंप्योरिटी है, इसको हीट करोगे, गर्म करोगे। अब क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेटल के वेपर बनेंगे, वेपराइज होगी मेटल, एंड यहां पे उसको ठंडा पानी इसके ऊपर डालते रहोगे, इसके ऊपर ठंडा पानी डालते रहते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, ये मेटल्स के जो वेपर बने हैं यहाँ पे वो इकट्ठे होते जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या बचती चली जाएंगी भाई आपकी, यहाँ पे आपकी इंप्योरिटीज इकट्ठी होती जाएंगी। मतलब अगर ये मेथड कहां पे लगता है, अगर मेटल वोलेटाइल नेचर की है एंड इंप्योरिटीज नॉन वोलेटाइल नेचर की, तो वहां पे ये मेथड लगाया जा सकता है। भाई थोड़ा सा हीट करो, मेटल वोलेटाइल है तो उसके वेपर बहुत जल्दी बनेंगे, वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी एंड उसको ठंडा करके हम लोग प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली प्रोसेस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लिक्वेशन।
नेक्स्ट वाली कौन सी है, लिक्वेशन, ये है ना, हाँ लिक्वेशन है। तो पहली बात ये मेथड अप्लाई कहां पे होता है, दिस मेथड इज यूज्ड for the refining of those metals having low melting point than impurities। ठीक है, आप एक फर्नेस लोगे, इसको इस तरह से फर्नेस होती है, डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फर्नेस है, फर्नेस मतलब ना भट्टी है, आग लग रही है यहाँ पे, और यहां से आप इस पे क्या डालते हो, इम्प्योर मेटल डाल दोगे। ठीक है, इम्प्योर मेटल में क्या होगा, मेटल भी होंगी और कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी बची हैं। देखो बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ इम्प्योरिटीज स्टिल अभी रह गई हैं। इसे बोलते हैं स्लोपिंग हैरात, चिकनी सतह है। तो अभी क्या होगा, क्या होने वाला है भाई, अभी मान लेते हैं कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है 100 नहीं 1000 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, मान नहीं तो है, इसका मान लेते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस। हमने इस फर्नेस का टेम्परेचर फिक्स कर दिया क्या, 50 डिग्री सेल्सियस, 1050 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, ये मेटल मेल्ट होगी, इंप्योरिटीज भी मेल्ट होगी क्या, बिल्कुल नहीं, इंप्योरिटीज तो वहीं बैठी रहेंगी, क्योंकि इंप्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट तो 1100 है, ज्यादा है। और मेटल मेल्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अरे भाई जो 1000 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है, क्या वो 1050 पे नहीं होगी, बहुत अच्छे से मेल्ट होगी। तो मेटल मेल्ट होके नीचे आ जाएगी एंड इंप्योरिटीज वहीं पे रह जाएंगी। क्लियर है, ये डायग्राम मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है कि मेटल पिघल के यहां से आ जाएंगे और इंप्योरिटीज ऊपर ही रह जाएंगी। एंड ये मेथड आप लोग कहां पे अप्लाई कर सकते हो, लिख लीजिए, टीन SnPb, टीन और लेड के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। टीन, लेड, बिस्मथ, बिस्मथ के लिए भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है, हो गया। चलिए इन दोनों को चिपकाओ, फिर अगली स्टार्ट। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड जो कि रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, हम मतलब एक ना टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर आपने वो पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसे जैसा कुछ पढ़ना है यहां पर भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मोस्ट कॉमन मेथड है जो कि यूज किया जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। एंड मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये टॉपिक आपका बहुत पक्का हो जाने वाला है। सबसे कॉमन मेथड है जो मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके प्रिंसिपल की, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किस पे काम करता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रिंसिपल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक हो जाता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो देखेंगे हम आगे। इससे हम किस किस को प्योर कर सकते हैं, इससे हम रिफाइन कर सकते हैं कॉपर को, जिंक को, सिल्वर को, गोल्ड को, और भी बहुत सारी मेटल्स को इससे प्योरीफाई किया जा सकता है। तो भी समझते हैं कि फंडा कैसे होता है, क्या कुछ रिएक्शन में रहता है। सबसे पहले हम एक बिकर बना लेते हैं। ठीक है, हमने बना लिया एक बिकर। ओके, अभी क्या करेंगे, अब देखो यहां पे फोकस करना मेरी बात पे, यहां पे आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। पहले बैटरी ले लो, किससे को कनेक्ट किया सर, अभी समझ लो, समझाता हूं। यह है बैटरी, यह है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यह इसका नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं ना, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो अभी क्या करने वाले हो आप लोग, इसको यहां पे एक बहुत बड़ी मेटल की रोड लोगे, ठीक है, और यहां पे क्या करने वाले आप लोग, यहां पर भी एक बहुत बड़ी मेटल, बहुत बड़ी नहीं लोगे, बहुत छोटी सी, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लोगे, बिल्कुल पतली सी पत्ती लोगे। ठीक है, जी कुछ इस तरह से,
ये। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो है इस साइड जो हमने लिया है ये है इम्प्योर मेटल। याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड का काम करेगी, और जो प्योर मेटल है वो काम करेगी कैथोड का। रिपीट कर रहा हूं, प्योर मेटल आपने बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप लेनी है, और इम्प्योर तो जितनी है सारी की सारी ले लेनी है। ठीक है, यहां पे क्या लोगे आप लोग? इम्प्योर मेटल, और यहां पे क्या लेने वाले हो? प्योर मेटल लेने वाले हो। अब इसको डालना है सॉल्यूशन में। तो जो सॉल्यूशन है, रंग बिरंगा पता है क्यों लिख रहा हूं? ताकि थोड़ी फील आए, मजा आए आपको भी, है वो जरूरी भी है, अट्रैक्टिव बनेगा। मैं तो आपकी अट्रैक्शन के लिए इतना कर रहा हूं, आप लोग पता नहीं क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहे। पढ़ लेना इसको अच्छे से, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप जो सॉल्यूशन लोगे, जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, वो उसी मेटल का लोगे जिस मेटल को आप प्योर करना चाह रहे हो। यहां पे आप लोगे इलेक्ट्रोलाइट। अभी चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि हम पंगे लेना चाहते हो कॉपर से। तो यहां पे हमने क्या लिया? इम्प्योर कॉपर। यहां पे हमने क्या लिया? प्योर कॉपर। तो जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे, जो सॉल्यूशन लोगे, वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। तो यहां पे हमने लिया कॉपर सल्फेट। क्लियर है बेटा ये बात? अगर यहां पे हम जिंक लेते, जिंक को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, तो यहां पे इम्प्योर जिंक, प्योर जिंक, जिंक सल्फेट। अगर हम गोल्ड को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं तो इम्प्योर गोल्ड, वैसे होता नहीं है, प्योर गोल्ड बहुत कम इम्प्योरिटी होती है गोल्ड में, गोल्ड सल्फेट या गोल्ड नाइट्रेट जो भी बनता। क्लियर है? वो तब देखते, हमारी बुक्स में कॉपर को एक्सप्लेन किया गया, तो हम भी कॉपर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक एनोड है, एक कैथोड है, रिएक्शन होगी उन पे। तो देखिए, एक रिएक्शन होती है एनोड पे, एक रिएक्शन होती है कैथोड पे। तो हम बात करते हैं पहले एट एनोड, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं एट कैथोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है पता हो तो? एनोड पे हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीडेशन। शॉर्टकट सुना होगा, बोलते हैं हरियाणा में ओए। ओए सुनता नहीं बेदर को, ओए। ओए मतलब ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? कैथोड पे होती है रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। क्लियर? अभी समझिएगा, तो ऑक्सीडेशन करके दिखाओ। Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और वो बन गया Cu2 पॉजिटिव। और रिडक्शन कैसे होगी? Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो बन गया कॉपर। याद है, कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, बट कॉपर 2 देता है। याद है, कुछ डी डेवलप में हमने किया था कि ये एक्सेप्शनल केस होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल नहीं होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होता है, तब इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। चलो अभी हमें उसमें नहीं जाना, ये रिएक्शन हुई है। अब समझो कि ये हुआ कैसे, क्या फंडा सारे का सारा बना। ये आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट आयन भी टूटेगा, ये बनेगा Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो सर हुआ क्या कि जो एनोड है, एनोड में से, एनोड पे क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, ऑक्सीडेशन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा? यहां से ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Cu2 पॉजिटिव बनाया। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? इस कॉपर ने, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि सॉल्यूशन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? कॉपर, और कॉपर बन के यहां पे चिपक जाएगा। ये तो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर बन के वहां पे चिपक गया। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, फिर दोबारा से इसमें क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो कैसे होगी? ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर लेगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये क्या बन जाएगा? कॉपर। कॉपर बन के दोबारा से यहां पे चिपक जाएगा। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर बन के चिपक गया। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, सो दैट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? ऐसे ही दोबारा से Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये कॉपर बन के यहां पे चिपकता रहेगा। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन यही प्रोसेस होती जाएगी। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता फंडा क्या रहता है। देखो, ये जो Cu2 पॉजिटिव है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये Cu2 पॉजिटिव है, ये वाला सॉल्यूशन वाला। ये जो Cu है, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये है एनोड वाला। तो धीरे धीरे हम क्या नोटिस करेंगे? धीरे धीरे हम नोटिस करेंगे कि यार ये मेटल तो खत्म ही होती जा रही है भाई, ये मेटल तो खत्म ही होगी, जो इम्प्योर मेटल है। और हम क्या देखेंगे कि जो प्योर मेटल है वो बढ़ती चली जा रही है। ये तो हम कर रहे हैं। अभी देखो ना, हम क्या करते हैं,
हम एक मतलब ठीक ठाक बच्चे को लेते हैं, होशियार बच्चे को लेते हैं, हम कहते हैं उससे सीखो उस जैसा बन। तो इम्प्योर मैटर के सामने प्योर को रख दिया, उसको बोल दिया उस जैसा बन, और ये उसी जैसा बन रहा है। तो सर बीच में इम्प्योरिटीज नहीं आएंगी, वो कहां गई? वो आएंगी नीचे। वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज नीचे इकट्ठी होती जाएंगी, और ये एनोड के नीचे इकट्ठी होती हैं। इन्हें बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? एनोड मड। क्लियर है? एनोड मड में क्या हो सकता है? गोल्ड हो सकता है भैया, सिल्वर हो सकता है, सेलेनियम हो सकता है, बहुत सी मेटल्स एनोड मड की फॉर्म में हो सकती है। एंड इनको कलेक्ट कर लो, खर्चा भी बच जाएगा। रिफाइनिंग में जो खर्चा है प्योर भी हो गई, और खर्चा भी सारे का सारा बच गया। तो ये सबसे फेमस मेथड है। इस मेथड को हम मैंने बताया किसी भी मेटल की प्योरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। डिपेंड करते हैं किस पे? ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ब्रेक हो जाता है आयंस में। तो आयंस में से जो Cu2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे चिपकता जाएगा, धीरे 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 क्या होता जाएगा? प्योर मेटल बहुत ज्यादा हो जाएगी और इम्प्योर मेटल बहुत ही कम बचेगी। क्लियर है? चिपकाओ इसको, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद उसमें करेंगे हम लोग जॉन रिफाइनिंग। नोट कीजिए से। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं जॉन रिफाइनिंग के बारे में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी बनते हैं। तो ये कुछ जॉन रिफाइनिंग का सेटअप है। इस सेटअप को थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। दैट की जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोर सोल्युबल होंगी किसमें? मोल्टन स्टेट में एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। व्हाट इज मोल्टन स्टेट? मेल्टेड स्टेट जो होती है उसे हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं। देखो हर एक मेथड का एक प्रिंसिपल होता है जिसपे वो काम करता है। मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी मैं कोई मेथड बताता हूं उसका प्रिंसिपल जरूर बताता हूं जिसपे वो काम करता है। इसका प्रिंसिपल एक ही है, ये एक ही प्रिंसिपल को मान के चलता है कि भैया जो इम्प्योरिटीज हैं वो मोल्टन स्टेट में रहना पसंद करती हैं, वो मेल्टेड मेटल में रहना पसंद करती हैं, वो सॉलिड स्टेट में रहना पसंद नहीं करती। कहां पे इसका यूज किया जा सकता है? इसका यूज किया जा सकता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इन मेटल्स की प्योरिटी में विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी हाई प्योरिटी। वेरी हाई प्योरिटी, क्योंकि इनका यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सेमी कंडक्टर। अगली बात करें तो कितनी प्योर हो जाती है? बहुत ज्यादा प्योर हो जाती है मेटल, बहुत ज्यादा। कितनी? कि लास्ट में 5 to 7 ppm इंप्योरिटीज रह जाती हैं। समझते हो? 5 to 7 ppm का मतलब 5 to 7 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब अगर मिलियन प्योर मेटल के पार्टिकल्स है ना, उनमें 5 to 7 इंप्योरिटी के पार्टिकल्स होंगे। मतलब बिल्कुल है ही नहीं कुछ भी यार, ये है। अब इस सेटअप को समझते हैं कि सेटअप में होता क्या है। एक बड़ा सा टैंकर लेते हैं और जो इम्प्योर मेटल उसकी एक रोड बना दी जाती है। ये इम्प्योर मेटल की रोड है, और नीचे जहां पे हम लगाते हैं मोबाइल हीटर, सर्कुलर मोबाइल हीटर। मोबाइल समझते हैं ना? मोबाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मोबाइल मीन्स मूवेबल, जो मूव कर सकता है। तो फोकस करना, यहां पे वो हीटर है तो वो इस मेटल को पिघला देगा जो यहां पे है। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये हीटर आगे जाएगा तो ये मेटल सॉलिड होने लगेगी जो पीछे रह गई है। भाई हीटर तो यहां पे है ना, मेल्ट तो वो इसे करेगा। इस देखो, इस पोर्शन को नहीं करेगा, इस पोर्शन को मेल्ट करेगा। तो जो इस पोर्शन की इंप्योरिटीज है वो इसमें आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी सर? क्योंकि इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि इंप्योरिटीज आर मोर सोल्युबल इन मोल्टन स्टेट। इंप्योरिटीज किस में रहना पसंद करती है? मोल्टन स्टेट में। तो यहां पे ये मेटल प्योर हो चुकी है और मोल्टन स्टेट यहां आ चुकी है। जो मेल्टेड मेटल है वो यहां पे है, तो इंप्योरिटीज यहां आ गई। फिर मैं इसको थोड़ी और आगे लेके जाऊंगा तो पीछे वाली मेटल सॉलिड होती जाएगी। और जहां पे वो हीटर है, देखो जैसे हीटर यहां पे है, तो इस हीटर में क्या है? मेल्ट हो चुकी है मेटल, और जो पीछे वाली सारी इंप्योरिटीज है वो यहां पे आ चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। फिर मैं धीरे धीरे इसको आगे लेके जाऊंगा। इंप्योर मेटल, इसमें इंप्योर मेटल को हम हीट करेंगे तो जो इंप्योरिटीज है वो मोल्टन जोन में आएंगी। फिर थोड़ा आगे लेके जाऊंगा, पीछे वाली मेटल सॉलिड हो जाएगी। पीछे वाली मेटल क्या होने वाली है? सॉलिड। और जो इंप्योरिटीज है वो उस मोल्टन जोन में आ जाएगी। मैं इसको यहां तक लेके चला गया, हमने देखा कि मेटल प्योर हो गया। फिर भी दिल नहीं मान रहा यार, अभी भी थोड़ी इंप्योरिटीज हैं। फिर क्या करेंगे? हम इसी स्टेप को दोबारा अब हीटर को इस साइड घुमाएंगे। इंप्योरिटीज कहां आती जाएंगी? इंप्योरिटीज मोल्टन जोन में इकट्ठी होंगी। फिर दोबारा, जब तक दिल कर रहा है ना करते रहो।
जब तक आपको नहीं लगता यार अभी फुल प्योर हो चुकी है, 5 to 7 टाइम इसको रिपीट करेंगे हम, तो एंड में हमें लगने लगा यार सारी इम्प्योरिटी बिल्कुल मोल्टन जोन में आ चुकी है। फिर एक जगह पे इसको रोक देंगे, मान लो हमने इसको यहाँ पे रोक दिया, तो उसमें सारी इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं उस मोल्टन जोन में, उसको सूखने दिया जाएगा और फिर उस पीस को फाइनली कट ऑफ कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, इस तरह से हमारे पास बिल्कुल प्योर मेटल बच जाएगी। ये सिंपल सा होता है जोन रिफाइनिंग के अंदर। मुश्किल है क्या? प्रिंसिपल क्या है कि इम्प्योरिटीज किस में घुलना पसंद करती हैं, किस में रहना पसंद करती हैं? मोल्टन स्टेट में। एक सिंपल समझो, चावल डालने हैं मेरे को, ठीक है, बर्फ में चावल डाल सकते हैं क्या हम? वो किस में रहेंगे? वो तो ऑब्वियस है, वो तो पानी में ही रहेंगे, लिक्विड में रहेंगे, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तो नहीं रहेंगे। अब जो मेटल है अगर वो सॉलिड हो गया तो इम्प्योरिटीज किस, देखो मजबूरी की एक अलग बात है, जब उसे मेल्टेड स्टेट मिल रही है तो इम्प्योरिटीज वहां पे जाना पसंद करेगी, किस स्टेट में? मेल्टेड स्टेट में। और जहां जहां पे मोल्टन जोन चलेगा वहां पे इम्प्योरिटीज भी चलते रहेंगे। और मोल्टन जोन कहां जाएगा? जहां पे हीटर है वो से मेल्ट करता जाएगा। एंड में एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल प्योर हो चुकी है और जो थोड़ी सी इम्प्योरिटीज एक जगह पे आप इकट्ठी कर लोगे उसको फाइनली कट कर दिया जाएगा और इस तरह से हमें प्योर मेटल मिल जाएगी। और मैंने आपको बोल दिया किस लेवल तक की प्योरिटी हो जाती है कि एंड में 5 to 7 ppm इम्प्योरिटीज रह जाती है। पर मिलियन पार्ट में 5 to 7 पार्ट होते हैं इम्प्योरिटीज के। बस यही है भैया, आसान से आपकी जोन रिफाइनिंग। चिपकाओ इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर फेस रिफाइनिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। बात करें तो एक होती है मोन्स प्रोसेस, और एक होता है हमारे पास वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं। सॉरी, थोड़ी बहुत अगर साउंड में प्रॉब्लम है। ये दूसरा रूम है, ये रूम बंद सा है, इसमें आवाज थोड़ी गूंजती है। बाहर अभी शादी चल रही है पड़ोस में बहुत ज्यादा, तो डीजे वगैरह बजते हैं तो वो ज्यादा ही हो जाएगा। अभी हम किसको रोक तो नहीं सकते ना, सबको हक है बर्बाद होने का, तो होने दीजिए, हमें तो पढ़ाई करनी है। चलिए, थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लोगे आप लोग, आई नो। तो वेपर फेस रिफाइनिंग की बात करें हम लोग, अभी तक हम बहुत से मेथड पढ़ चुके हैं रिफाइनिंग के लिए। तो हर एक मेथड कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है। तो वेपर फेस रिफाइनिंग क्या क्या प्रिंसिपल होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द मेटल विच इज टू बी प्योरिफाइड, जिसको हमने प्योरीफाई करना है, शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड which is heated to get प्योर मेटल, जिसको हम लोग हीट करेंगे प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक मेटल होगी, इम्प्योर मेटल होगी, उसमें आप कोई केमिकल मिलाओगे XYZ कुछ भी, ये मेटल इस मेटल के साथ, इसके साथ रिएजेंट के साथ जुड़ेगी, आपके पास यहाँ पे एक वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा। वोलेटाइल समझते हो ना, जिसको थोड़ा सा हीट करे ब्रेक हो जाए, तो हम इसको हीट करेंगे, फिर ये ब्रेक होगा। अभी देखो, इसमें और इसमें देखने में सेम लग रहा है बट ये सेम नहीं है। क्या होगा, यहाँ पे जो मेटल है ये इम्प्योर है, और यहाँ पे जो मेटल है ये क्या है? प्योर है। ये डिफरेंस है। इसकी कुछ कंडीशन भी होती है, इस प्रोसेस को लगाने के लिए कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, मेटल मस्ट फॉर्म volatile compound with available cheap reagent, कि मेटल श्योरली क्या कर ले, एक वोलेटाइल कंपाउंड बना ले एक चीप रिएजेंट के साथ, सस्ता सा रिएजेंट जो आप अवेलेबल कराओगे। दूसरा, वोलेटाइल कंपाउंड decomposed on heating to give pure metal
एंड रिएजेंट। ये है भैया, इस पे फोकस करना आपने। समझ में आ रही है कि क्या होगा? अब देखो, अब पहली बात ये कि वेपर फेस रिफाइनिंग से आप किस किस को प्योरीफाई कर सकते हो। वेपर फेस रिफाइनिंग से आप लोग प्योरीफाई कर सकते हो निकल को, जिरकोनियम को, टाइटेनियम को। अगर मैं गलत नहीं हूं, निकल को, जिरकोनियम को एंड टाइटेनियम को आप इनसे प्योरीफाई कर सकते हो। इनमें से भी निकल को प्योरीफाई किया जाता है मोन्ड प्रोसेस से, एंड जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्योरीफाई किया जाता है वैन अर्कल मेथड से। बात इंपॉर्टेंट है कि हम किसके साथ ट्रीट करते हैं। निकल में हम लोग ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आपने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया तो यहां से क्या बन गया, NiCO4, एक वोलेटाइल कंपाउंड बन गया। कंडीशन है वोलेटाइल बनना। अभी ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, Ni प्लस में 4CO। ये है इम्प्योर और ये है प्योर। समझ पा रहे हो? अभी वहां पे बात करें तो वहां पे हम लोग ट्रीट करते हैं विद आयोडीन। लाइक आपके पास जिरकोनियम है, जिरकोनियम के आप लोग रिएक्शन करा रहे हो विद 2I2, तो ये बन जाएगा ZrI4 टेट्रा आयोडो जिरकोनियम, है ना। इसको और हीट करेंगे, हीट करके ये बनता है, और ज्यादा हीट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, Zr प्लस 2I2। आप लोग पेपर में क्या लिख के आओगे कि ये इम्प्योर है। क्या है ये? इम्प्योर। ये क्या बना है, वोलेटाइल कंपाउंड। ये क्या बना है, प्योर जिरकोनियम। बताना जरा क्या मुश्किल था। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। यहां पे हम लोग लेंगे टाइटेनियम, उसकी रिएक्शन करेंगे 2I2 के साथ। ठीक है, तो इसको हीट करेंगे तो ये किसमें, एक वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा TiI4 में। इसको और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, Ti प्लस 2I2। बट ये क्या है, अभी प्योर। क्या खास बात है मोन्स प्रोसेस में एंड वैन अर्कल में? मोन्स प्रोसेस में जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो यूज करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड। वैन अर्कल मेथड में जो आप रिएजेंट यूज करते हो वो होता है आयोडीन। मोन्स प्रोसेस से आप प्योरीफाई कर सकते हो निकल को। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि किससे प्योरीफाई होता है, मोन्स प्रोसेस से निकल, या निकल प्योरीफाई होता है मोन्स प्रोसेस से। वैन अर्कल मेथड से जिरकोनियम एंड टाइटेनियम प्योरीफाई किए जाते हैं। बताना जरा क्या मुश्किल था, केमिकल मेथड है। ठीक है, क्या इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो मैटर है वो वोलेटाइल कंपाउंड बनाए रिएजेंट के साथ, और वो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाए आसानी से, सो दैट कि उससे हमें प्योर मेटल मिल जाए। जो इम्प्योरिटीज है वो सारी रिएजेंट के साथ रिमूव हो जाएंगी। क्लियर? चिपकाओ इसको जल्दी से। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ रिफाइनिंग, जो कि रिफाइनिंग के लिए नया मेथड यूज किया जाता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड, या क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं और गारंटेड आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ सेपरेशन। प्योरीफाई करने के लिए मेटल्स को या किसी और चीज को और किसी केमिकल्स को, मतलब बायोलॉजी में भी बहुत यूज है। इवन मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा कोई शराब भी होता है ना, उसने शराब पी है या नहीं पी है, पानी को प्योरीफाई करने में बहुत क्रोमेटोग्राफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब जहां पे भी प्योरिफिकेशन चाहिए ना बढ़िया वाली, वहां पे क्रोमेटोग्राफी का यूज होगा ही होगा। अभी आप देखोगे, समझोगे सारी बातों को कि कैसे पता चलता है कि किसी ने शराब पी है या नहीं पी है। ठीक है, अभी मतलब जब हम डॉक्टर से चेकअप करवाने जाते हैं कि यूरिन में क्या क्या मिला, कितने अमाउंट में मिला, ये सब क्रोमेटोग्राफी से ही पता चलता है। देखिए क्या होता है, सिंपल समझते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ सेपरेशन है। अब क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है, क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन्स राइटिंग, कलर राइटिंग। बट यहाँ पे अभी इसका कोई यूज नहीं है। इसका मेन जो, मतलब अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो मोस्टली इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। आपको प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय द एब्जॉर्बेंट। कि एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट और वो मिनट अमाउंट में है, बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में है,
तो सबकी जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, सबकी जो एड्जॉर्प्शन की टेंडेंसी है, एक स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट पे अलग अलग होगी। ये ही इसका प्रिंसिपल है और यही सबसे जरूरी बात है। रिपीट कर दे रहा हूं, दैट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, आपको एक मिक्सचर दे दिया गया है जो उसके अलग अलग कंपोनेंट है, उनकी एड्जॉर्प्शन अलग अलग होगी एक एड्जॉर्बेंट के ऊपर। कई तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। देखो सबसे जरूरी होता है इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। नाम से क्लियर हो रहा होगा, स्टेशनरी फेस जो इमिसिबल है, जो नॉन मूवेबल है, जो मूव नहीं करता, जो एक ही जगह पे फिक्स है, उसे हम लोग कहेंगे स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस क्या होता है? मोबाइल कहते किसे? अभी लास्ट हमने पढ़ा था, लास्ट टू लास्ट जॉन रिफाइनिंग, है ना, उसमें हमने किया था मोबाइल हीटर। मोबाइल हीटर मतलब जो हीटर मूव कर सकता है। बात समझ रहे मेरी? अब मोबाइल फेस होता है, दो फेस होते हैं और यही सबसे जरूरी बात है। एक होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है मोबाइल फेस। जो स्टेशनरी फेस होता है वो एक्चुअल में एक एड्जॉर्बेंट होता है, जो जनरली हम लेते हैं एल्यूमिना सिलिका। जो मोबाइल फेस होता है, जो सॉल्वेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है, जनरली वाटर हो सकता है या फिर अल्कोहल हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, डिपेंड करता है। अब आपने मोबाइल फेस क्या लिया है, आपने स्टेशनरी फेस क्या लिया है, इसके बेस पे इनके बहुत सारे नाम होते हैं, लाइक पेपर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब हमारे सिलेबस में जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्लास के कॉलम्स है, ठीक है। इसमें जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक ब्लैक है, ये एड्जॉर्बेंट है जिसको मैंने लिखा भी है स्टेशनरी फेस। आपने इसमें क्या किया, एक मिक्सचर डाल दिया, मिक्सचर में बहुत सारे कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है, ऊपर से हम सॉल्वेंट भी डाल देंगे, वाटर डाल दिया, मान लो कुछ भी डाल सकते हो, आपने वाटर डाल दिया। तो अब मैंने क्या कहा, इसमें मान लो तीन कंपोनेंट है, तो तीनों कंपोनेंट की एड्जॉर्प्शन अलग अलग होगी। फोकस कीजिएगा। मान लेते हैं कि तीन कंपोनेंट है, एक है ए, एक है बी, एक है सी। हमने मान लिया तीन कंपोनेंट है। फोकस करना सबसे जरूरी बात यही है। आपने इसमें क्या डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ये सॉल्यूशन बन गया, मतलब बहुत सारे सॉल्यूट थे थोड़े थोड़े। अब आपने इसमें सॉल्वेंट डाल दिया तो वो इसको क्या, वो कौन सा फेस आ गया, इसमें मोबाइल फेस आ गया, वो उनको मूव करवाएगा। अब यहां पे थोड़े थोड़े सॉल्यूट है, वो ये एड्जॉर्बेंट है। ये एड्जॉर्बेंट किसका बना हुआ है इस केस में, एल्यूमिना का। ये यहां पे स्टेबल रहेगा। तो मोबाइल, अब देखो इसमें तीन पार्टिकल है, ए बी एंड सी, सबकी एड्जॉर्प्शन अलग अलग है, सबकी जो एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। हम मान के चलते हैं कि सबसे ज्यादा टेंडेंसी है ए की, उससे कम है बी की, उससे कम है सी की। सबसे ज्यादा जो चिपकना चाहता है वो ए चिपकना चाहता है, उसके बाद बी, सबसे कम सी। तो जो सबसे कम चिपकना चाहता है वो ऊपर नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा, वो तो एड्जॉर्बेंट के साथ चिपका ही नहीं रहा। वो तो क्या होगा, सॉल्वेंट में घुला और नीचे तक चला गया। भाई मेरे को नहीं चिपकना, मेरे को तो निकाल लो इस मोह माया से, मेरे को किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मेरे को चिपकना ही नहीं है, मेरे को अपने बोर्ड में जाना है, बात खत्म। फालतू की चीजों में चिपकना ही नहीं है। भाई गया नीचे। बी की थोड़ी कम थी, कह लो एड्जॉर्ब होने की पावर, एड्जॉर्ब होने की टेंडेंसी, वो उतने अच्छे से एड्जॉर्ब नहीं हुआ, वो थोड़ी नीचे है। सबसे ज्यादा जो एड्जॉर्ब हो रहा था वो हो रहा था ए, सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब कौन रहा है, ए सबसे ज्यादा एड्जॉर्ब हो रहा है, तो वो सबसे ऊपर रहा, क्योंकि वो ऊपर ही चिपक गया, वो एड्जॉर्बेंट पे ऊपर ही चिपक गया, वो नीचे गया ही नहीं। और जो एड्जॉर्ब नहीं हुआ, जो नहीं चिपका, वो मूविंग फेस के लिए साथ नीचे चला गया। अब देखो ये जो कॉलम आपने बनाया है, ग्लास का कॉलम है जिसमें आपने एल्यूमिना एज एड्जॉर्बेंट लिया है, आप इसको नीचे से खोलोगे तो ये जो नीचे आ चुका है अलग कर लोगे। थोड़ी देर बाद धीरे 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 आप थोड़ा और सॉल्वेंट डालोगे तो और ज्यादा ही नीचे आ जाएगा, ये वाला भी, इसको भी अलग कर लोगे। अब आपने हर एक चीज अलग कर लिया कि नहीं कर लिया। हम ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं, है ना, तो अलग अलग चीज बताता, भाई इतना फैट है, इतना ये है, इतना वो है, फलाना है, ढिमकाना है। वो कैसे होता है, वो क्रोमेटोग्राफी तो है कि हमारी इसमें हमारे ब्लड में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। अब वो उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि भाई मैंने 5 ग्राम ब्लड लिया था, 5 ग्राम में इतना ये है, तो पूरी बॉडी में कितना होगा। समझ रहे हो, सिंपल सा फंडा। और क्रोमेटोग्राफी में डरे बैठे हो, आगे समझ में नहीं आ गया। क्रोमेटोग्राफी किस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अलग अलग एड्जॉर्बिंग पावर होती है एक मिक्सचर में जो सब्सटेंस है, जिसकी एड्जॉर्बिंग पावर जितनी ज्यादा, जो जितना ज्यादा एड्जॉर्ब होना चाहता है वो उतना ऊपर रहेगा,
वो एडजॉर्बेंट पे वही चिपक जाएगा, उसको छोड़ के जाने ही नहीं वाला, वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी तो चिपकने की पावर बहुत ज्यादा है ना। अरे भैया ऊपर से फेंक दिए, एक की बहुत चिपकने की पावर थी, वो तो ऊपर ही चिपक गया, और जो चिपक नहीं पाए वो नीचे आ गए, अलग कर लिया आपने। और इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसका रिफाइनिंग के लिए। तो भैया ये था हमारा सिंपल सा मेथड क्रोमेटोग्राफी, और इस तरह से हमने आई थिंक 6 to 7 मेथड डिस्कस करनी है, और ये सारे के सारे मेथड हैं। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। बस आप कमेंट में जो बताना वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।